जैसे किसी चीज का मास ज्यादा है तो उसको स्टेट चेंज करना, चलाना या रोकना मुश्किल काम है। उसी तरह से अगर किसी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसको घुमाना या घूमती चीज को रोकना मुश्किल काम है। तो सेम जो रोल मास प्ले कर रहा है लीनियर में, वही रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में। ठीक है, ये समझ गए हो? ओके, आगे चलते हैं। घुमाने के लिए, किसी चीज को घुमाना है मुझे तो क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है? चलाना है किसी चीज को, क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है? धक्का मारना पड़ेगा, फोर्स होना चाहिए इसका मतलब। इसी तरह अगर किसी चीज को घुमाना है तो क्या होना चाहिए? टॉर्क होना चाहिए। सही है। नेक्स्ट लिखिए टॉर्क एंड टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क एंड टॉर्क इक्वेशन। डिफाइन कैसे करते हैं टॉर्क को? टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। रोटेट करने के लिए जिस तरह से फोर्स की रिक्वायरमेंट है लीनियर में, ऐसा यहाँ पे रोटेट करने के लिए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं उसको? मोमेंट ऑफ फोर्स। आगे जितनी भी जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चुका, आगे जितनी भी जगह पे ये वाला टर्म आएगा मोमेंट ऑफ, उसका मतलब है आर क्रॉस। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, वो अलग चीज़ है। आगे जो भी कुछ आएगा, एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स इज मोमेंट ऑफ लीनियर इम्पल्स। ठीक, ये सारी चीज़ें आएंगी, सब में क्या है? आर क्रॉस। क्या चीज़? एफ इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये कैसा होता होगा? वेक्टर। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये एक इक्वेशन है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ओके, तो टॉर्क आर और एफ और साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और साथ में क्या लिखते होंगे? एक एन कैप। तो ऐसे बनता होगा टॉर्क। तो ये सारा है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन। ठीक है जी। थीटा क्या चीज़ है यहाँ पे? थीटा इज एंगल बिटवीन क्या? आर एंड एफ। आर क्या चीज़ है? आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसके ऊपर फोर्स लगा है। कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। पूरी बॉडी जो रिजिड बॉडी है वो रोटेट किसके अबाउट करेगी? किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगी। ठीक है, छोटा एग्जांपल लेते हैं। बिल्कुल एक रॉड है ऐसे सपोज, यहाँ से कहीं लटक रही है, वो पॉइंट पे है हिंज, ऐसा है। हमने लगाया इस वाले पॉइंट पे फोर्स एफ, ऐसा। ठीक बात। तो आर वेक्टर क्या होगा इसमें पढ़ के बताओ? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है? ये ये वाली लाइन। ऐसे रॉड अगर रोटेट करेगी तो कैसे रोटेट करेगी? यहाँ रोटेट करेगी ना, तो ये तो हुआ प्लेन ऑफ रोटेशन, उसके परपेंडिकुलर हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही। एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के डिस्टेंस, तो पोजीशन वेक्टर कौन हुआ दोस्त? ये है आर वेक्टर। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट पे फोर्स लगा उसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड। ठीक है भाई। थीटा क्या चीज़ है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर कैसा है? ऐसे नीचे की तरफ आर, और फोर्स कैसा है? ये ऐसा। दोनों के बीच का एंगल इस पर्टिकुलर केस के लिए कितना हो गया?
90 डिग्री, ठीक बात है जी। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, आर एफ साइन 90। डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन में बतानी है, बोले ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में, आर और क्रॉस एफ के डायरेक्शन में। आर किधर की तरफ है, ऐसे, और एफ किधर है, इधर की तरफ। तो आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ होगा टॉर्क। तो किस डायरेक्शन में होगा, लिख दीजिए कि आउटवर्ड या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ऐसे होगा टॉर्क। ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, आर एफ, और डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड। ऐसे दिखाऊंगा भाई टॉर्क को। ठीक है जी। चलिए, ये काम करने में थोड़ा सा समय लगता है कि अब आर क्रॉस एफ करके निकालो तो टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी। डायरेक्टली कैसे निकाल सकता हूँ दोस्त, सीधे लिखना है बस, सीधे डायरेक्ट, मुझे नहीं देखना है सब। तुझे क्या लगता है अगर मैं इस यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो ये किधर घूमेगी, ऐसे घूमेगी, जिधर ये घूम रही है उधर उंगलियां घुमा दे, जिधर बॉडी घूम रही है उधर उंगलियां घुमा दे ऐसे। तो टॉर्क किधर हो गया, आउटवर्ड, डायरेक्ट। जल्दी करने के लिए कोई भी बॉडी हो ऐसे घूम रही है ना, कि जैसे ये है मान लीजिए, और इसको इधर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, तो ऐसे घूमेगी टॉर्क, किधर किधर घूमे, मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, किधर घूमेगी, ऐसे घूमेगी, अंदर की तरफ हो गया भाई टॉर्क। तुरंत देखने के लिए है ना, आर क्रॉस एफ ही करूँगा, थोड़ा सा समय लगता है उस काम में, उसे बचाने के लिए। और देखिए कुछ और एग्जांपल बनाते हैं इसी का। यहाँ पे पॉइंट और यहाँ से रॉड हिंज है, और फोर्स लगा है भाई ऐसे, एफ फोर्स लगा है थीटा एंगल पे, वो यहाँ के अबाउट है हिंज, ऐसा है। ठीक है, बताइए क्या लिखोगे, टॉर्क। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, आर। तो ये तो हो गई आर। तो आर कैसे है इस बार, ऐसे, और एफ कैसे है, एंगल पे, ऐसे करके एंगल पे एफ। ठीक है, एंगल थीटा ये वाला, देखना इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं ऐसे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं ऐसे, क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा, इसी की बात कर रहा हूँ क्या मैं, ऐसा सही है। बताइए क्या लिखूँ अभी, टॉर्क। तो आर और एफ के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। डायरेक्शन कहाँ रहेगी अभी, किधर घूम रहा है बस ये देखना। अगर तुम ऐसे एक रॉड ऐसे लटक रही थी और तुम यहाँ से फोर्स लगाओगे ऐसे करके, किधर घूमेगी ये, ऐसी तो घूमेगी, तुरंत किधर हो गया, आउटवर्ड, ऐसा। समझ पाए हो, जिधर घूम रही है उधर उंगली घुमा दो बस, सीधा काम। ठीक है, चलिए और कोई सिचुएशन बना के देखो। ऐसे है मान लीजिए, और ऐसे खींच रहे हो रॉड को, ये कितना टॉर्क है बताओ, कितना है भाई टॉर्क, जीरो। क्यों, एंगल जीरो है, ठीक बात है। तो टॉर्क क्या है इस केस में, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि आर और एफ के बीच का एंगल जीरो है। अच्छा चलो ठीक है, इस रॉड को यहाँ ले जाके छोड़ दूँ मान लीजिए ऐसे, यहाँ पे हिंज है ओ पॉइंट पे, और मास m, लेंथ l है, और यहाँ से छोड़ दिया इसको, रिलीज फ्रॉम हियर। ठीक है, कितना टॉर्क लगेगा इस पर इंस्टेंटेनियसली आफ्टर रिलीजिंग, कितना टॉर्क लगेगा, फोर्स देख लो क्या क्या लग रहा है, बस mg लगेगा। और ओ पॉइंट से कोई फोर्स लगेगा, हाँ हाँ, हिंज रिएक्शन कहते हैं उसको। जो ओ पॉइंट है यहाँ पे तो फोर्स लगेगा रॉड की वजह से कुछ, लेकिन वो कहाँ से पास हो रहा होगा, यहीं से पास हो रहा होगा वो। तो अगर यहीं से पास हो रहा है फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर कितनी हो गई उसकी, जीरो। आर जीरो तो टॉर्क, जैसे यहाँ कह रहे हो तुम भाई, यहाँ पे फोर्स कहाँ से पास हो रहा है, वो पॉइंट से ही पास हो रहा है। तो ठीक है, और आर भी कहाँ था, यहीं था, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो। अगर फोर्स यहाँ लगा होता है ऐसे, बताइए कितना टॉर्क होता, जीरो। और ठीक है, दरवाज़ा खोलना है सपोज मुझको, तो दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल कहाँ लगा होता है भाई, यहाँ पे तो हिंज है दरवाजा, इसको खोलना है, हैंडल कहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है।
यहाँ से फोर्स ऐसे लगाते हो, ऐसे लगा के खींचते हो ना, ऐसे तब खुलता है। कोई कहे नहीं, मैं तो ऐसे लगाऊंगा फोर्स, है ना, इससे घूमेगा थोड़ी, उखड़ जाएगा इससे तो। या तुमको यहाँ लगा दो हैंडल, इस पर लगा दो, यहाँ से खोल लूँगा ऐसे, ऐसे करके खोल लोगे, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा बहुत यहाँ होता तो फिर भी पॉसिबिलिटी है, पर यहाँ तो कैसे ही घुमा लूँगा मैं। सही। तो अगर फोर्स सीधे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लगे तो टॉर्क जीरो होता है, या फोर्स की लाइन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो भी टॉर्क जीरो होता है। तो इस वाले केस में क्या है कि फोर्स की लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रही है, टॉर्क जीरो। फोर्स की लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रही है, टॉर्क जीरो है। राइट, इसमें बताइए ऐसे। हाँ तो मैं तो लगा रहा हूँ एम जी, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, एम जी क्यों नहीं लगेगा, एम जी लगेगा। और यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल रिएक्शन या वो टाइप में कुछ चीज़ लगेगी, मुझे तो नहीं पता कहाँ लगेगी, लेकिन उसका टॉर्क जीरो है, क्योंकि वो वहीं से पास कर रही है एक्सिस से ही, तो उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है लेने की। किसका टॉर्क आएगा तो भाई एम जी का टॉर्क आएगा। कितना होगा एम जी का टॉर्क, इज इक्वल टू, बताइए, एम जी और L/2, ठीक है, और साइन 90 किधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। mg L/2 साइन 90 इनवर्ड, ठीक है। किधर घूमेगी ये, आंखों से दिख जाता है अब तो। यहाँ से छोड़ते किधर जाए, ऐसे जाएगी, हो गया अंदर, सेंटर ऑफ मास पे। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता होगा, उसके मिड में ही होता होगा, तो इसलिए मिड पे लगा दिया। ये हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं कैसे लिखते हैं टॉर्क, ठीक है जी। अब दूसरे तरीके से लिखेंगे और ना, तो देखिए क्या फॉर्मूला हुआ टॉर्क लिखने का। नंबर 1, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ऐसा। दूसरा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और डायरेक्शन तो देख के बता दूंगा। तीसरा, इसका मतलब बताओ, एफ और आर साइन थीटा, इसका मतलब क्या है, एफ और आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, बताइए जैसे ये फिगर है, आर परपेंडिकुलर या आर साइन थीटा क्या चीज होगी इसमें, आर साइन थीटा क्या, आर का इधर जो कंपोनेंट जाएगा, ये आर है, इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो क्या होगा, और इधर जो आएगा, यानी कि मुझको वो कंपोनेंट चाहिए आर का जो परपेंडिकुलर हो, किसके परपेंडिकुलर हो भाई, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के। भाई फोर्स तो एक पॉइंट पे यहाँ दिखाया जाता है ऐसे, लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ आके पड़ेगा, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये। तो ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज आर साइन थीटा, उसके कह रहे हैं आर परपेंडिकुलर। तो फोर्स के परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर ले लो, ठीक है। आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम, perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation, perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation, ठीक है। ये थी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आर था, लेकिन ये नहीं, हमको तो ये चाहिए, फोर्स जो लग रहा है उसके परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है जी। चौथा लिखने का तरीका, टॉर्क इज इक्वल टू आर और एफ साइन थीटा, तो आर ठीक है और एफ परपेंडिकुलर। एफ का कंपोनेंट क्यों नहीं ले लेते, एफ का ही ले लो सीधे, एफ कॉस थीटा तो इधर है, और ये है एफ साइन थीटा, ये है फोर्स का
टेंजेंशियल कंपोनेंट और ये है फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, अब बता इसमें से कौन घुमाता होगा टॉर्क रॉड को? साइन थीटा वाला। साइन थीटा वाला मतलब कौन? जो आर के परपेंडिकुलर वाला वही तो घुमा सकता है। ये घुमा सकता है क्या? नहीं, ये तो खींच सकता है नीचे, ये तो ट्रांसलेट कराने की कोशिश करेगा। रोटेट कौन करवा सकता है? ये वाला कंपोनेंट। तो जब रोटेट वही करा रहा है तो भाई टॉर्क में उसी का योगदान होगा, दूसरे वाले का क्यों होगा? ठीक भाई, तो इसलिए मुझको क्या चाहिए फिर? ये वाला कंपोनेंट चाहिए। तो F परपेंडिकुलर या F टेंजेंशियल टू द R, ऐसे 4 तरीके से मैं टॉर्क लिख सकता हूं। तो जो आसान लगता हो उसके हिसाब से लिख दो भाई। ठीक है, एक सिचुएशन बताइए चलिए। ऐसे करके है एक रॉड, हिंज है इस पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल के साथ जो उसका एंगल है वो थीटा है, मास m, लेंथ l है। यहाँ से छोड़ दिया इसको, रिलीज फ्रॉम हियर। टॉर्क कितना लगेगा इस पर? टॉर्क जस्ट आफ्टर रिलीज कितना टॉर्क लगेगा? तो आप पहले बनाओगे क्या? फोर्स जो घुमाएंगे इसको। जो फोर्स यहाँ से पास हो रहे हैं वो तो नहीं घुमा सकते, यहाँ से mg लगेगा जो इसको घुमाने की कोशिश करेगा। किधर घुमा सकता है mg इसको? अंदर की तरफ आएगा तो टॉर्क, डायरेक्शन तुरंत दिखाई दे रही है, अंदर की तरफ टॉर्क आएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझको? लिखूं कैसे वो टॉर्क? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी है भाई? ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चाहिए मुझे। ये वाली लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक? L/2 का ये कौन सा कंपोनेंट हुआ? L/2, क्या यही है R परपेंडिकुलर? तो मुझको क्या लिखना होता है? F एंड R परपेंडिकुलर। F कितना है? mg, और R परपेंडिकुलर कितना है? L/2 cos थीटा, और डायरेक्शन का है इनवर्ड। ये हो गया टोटल टॉर्क। ठीक है भाई, उन चारों में से कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? थर्ड वाला। जो आसान लगे, जो आसानी से दिखाई दे रहा हो वो लिख दो। ठीक है, चलिएगा दूसरा तरीका करके बताओ। फोर्थ से लिखना है, कैसे लिखूं? यही सिचुएशन है लेकिन फोर्थ जो मेथड है उससे लिखना है। mg लगा हुआ था ऐसे, लेंथ l है। अब बताइए फोर्थ में लिखने में क्या चाहिए होता है? यहां पे लग रहा है फोर्स इस जगह पे, तो r कौन हो गया? ये। तो r के परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट चाहिए होता है। कौन सा चाहिए? तो ये वाला कंपोनेंट चाहिए। क्या एक कंपोनेंट mg का इधर भी आएगा? एंगल ये वाला है थीटा। ठीक है, तो इधर का कंपोनेंट कितना आ जाएगा? mg cos थीटा। ये वाला कितना आएगा? mg sin थीटा। क्या sin थीटा से घुमा रहा होगा? नहीं, वो तो इधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा। mg cos थीटा इसको घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। तो मुझको क्या चाहिए? r और f का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो f का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन हुआ? mg cos थीटा इंटू L/2। सर ठीक है भाई, कहीं भी टॉर्क लिखना हो 4 तरीके के बारे में सोचना है। पहले वाले के बारे में कब सोचा जाएगा? जब आई जे के में दे रखा हो कि फोर्स दे रखा है मुझे I+2J+3 के कुछ इस वाले पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो बता दो कि उस एक्सेस के अबाउट टॉर्क कितना होगा, तब ये वाला काम करूंगा। तो ये तो प्योर दिखेगा, देखते हैं कि कब लगाना है ये वाला। तो ठीक है, जब आई जे के में दे रखा हो टॉर्क तो R क्रॉस F लिखना है। अगर मैग्नीट्यूड और एंगल दे रखा हो तो ये लिखना है। बाकी अपनी समझ से लिखे जाते हैं कभी भी कि मुझे कौन सा वाला आसान पड़ेगा। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स,
और ये वाला फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू पोजीशन वेक्टर। ऐसा तो 4 तरीके हो गए दोस्त लिखने के। किन किन केसेस में टॉर्क जीरो हो सकता है? कब कब जीरो हो सकता है? क्या ऐसा हो जाए कि टॉर्क जीरो हो जाए? टॉर्क कैन बी जीरो कब हो सकता है बताइए? नंबर 1, फोर्स ही ना हो। ठीक है, कोई चीज़ अगर मुझे इक्विलिब्रियम में बोली जाए तो इसका मतलब उसके ऊपर टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, दूसरा आर जीरो हो। आर जीरो होने का मतलब फोर्स तो है, कहाँ लग रहा है? तो ए और पे लग रहा है वो सीधे। ठीक है जी, तो जब फोर्स लगता है, फोर्स इज ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क जीरो होता है। ठीक है, तो जब कभी भी फोर्स लगे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे तो उसका मतलब टॉर्क उसका जीरो है। थर्ड, थीटा अगर जीरो हो जाए या 180 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ? ये मान लीजिए इस तरह से, हाँ, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है दैट इज पासिंग फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। लगा तो था फोर्स, है ना, ऐसे करके थी रॉड, यहाँ थी, यहाँ लगा रहे थे फोर्स, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे तो नहीं है, ऐसे खींच रहे होगे उसको यहाँ से, लेकिन आर भी इधर ही है, एफ भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? या फिर सीधे कहो कि इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज पासिंग फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन of force is passing from axis of rotation से पास हो रही है अगर, तो भी टॉर्क जीरो होता है। सही है? और कोई केस? फोर्स पीछे हो तो ठीक है, इसी में सेट कर दूंगा। अगर फोर्स यहाँ पे हो या यहाँ पे हो तो ऐसा होता है। ठीक बात है, और बताइए। हाँ, तो हर एक का जीरो ही है दोनों का, तो यही वाली कैटेगरी हो गई वो तो। ठीक है, ऐसे कोई दरवाजा है सपोज, ये यहाँ पे हिंज है, इन जगह पे हिंज है, यहाँ से लटका हुआ है, ऐसा करके इसको खोलना है मुझे, तो फोर्स कहाँ लगाऊंगा? इधर कहीं पे भी लगाऊंगा, बीच में लगा दूँ यहाँ तब भी खुल जाएगा, यहीं हिंज पे लगाने लगूँ तो नहीं, फिर तो टॉर्क ही जीरो है, तो नहीं हो पाएगा। ठीक बात है क्या? ओके, लेकिन अगर तुम यहाँ ऐसे फोर्स लगाने लगो कि यहाँ हैंडल था, ऐसे फोर्स लगाने लगो ऊपर, इस हैंडल पे ऐसे ऐसे खींचना ऊपर, तो खुल जाएगा। अब बताइए, क्या फोर्स पास हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? नहीं। क्या आर जीरो है? नहीं। एंगल जीरो है क्या? नहीं। लेकिन टॉर्क जीरो है। कैसे? अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लग रहा है तो इसका मतलब कैसे घुमाना चाहेगा? ये दरवाजा है सपोज, यहाँ पे हिंज है। ठीक है, अगर हिंज है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन हुई? ये वाली हुई ना। बॉडी कहाँ रोटेट करती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, ऐसी तो करती है रोटेट। और तुम कहाँ फोर्स लगा रहे हो? यहाँ पे ऐसे। तुम कह रहे हो मैं तो ऐसे कर दूंगा, तो तोड़ने वाली बात होगी, तो घुमाने वाली बात कहाँ है? करेक्ट। कोई भी बॉडी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट करके रोटेट नहीं कर सकती, तो इस वाले केस में भी टॉर्क जीरो है। व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब भी टॉर्क जीरो है। ठीक है, तो फोर्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, 4 केस याद रखिएगा कि इन केस में टॉर्क जीरो होता है। डायरेक्शन समझ गए? कौन सा फोर्स का कंपोनेंट टॉर्क जनरेट करता है, कौन नहीं करता है, किस किस केस में टॉर्क जीरो हो सकते हैं, टॉर्क लिखते कैसे हैं। इन चारों इक्वेशन का मतलब तो सेम ही है सबका, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाता है इनसे टॉर्क का। ठीक है भाई लोग? फाइन। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती हो कि रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम,
तो बताइए उस पर नेट टॉर्क कितना होता होगा? नेट टॉर्क यानी कि समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क क्या होता होगा? जीरो। घूमती होगी तो वो, या नहीं? रोटेट नहीं करती होगी। जैसे किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो क्या हो सकता है? चलेगी वो? नहीं चलेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रह सकती है, और अगर पहले रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे ही रहेगी। इसी तरह से अगर टॉर्क जीरो हो जाए तो कोई बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर सकती है, और अगर रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे रहेगी। तो समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू जीरो है। ऐसा, इसको कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर कहीं पे है ऐसा कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कि ट्रांसलेट नहीं कर रही बॉडी, इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, रोटेट नहीं कर रही, इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम किसे कहते होंगे? कि जहाँ पे ये दोनों ही होते हो, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो होता हो एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इज इक्वल टू भी जीरो होता हो, तो इसे कहते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है। ठीक है भाई, रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम है। ठीक है, देखिए सिचुएशन देखिए, कोई जैसे एक रॉड ऐसे रखी हुई थी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक रॉड रखी है इस तरह से। ठीक, इधर से फोर्स लगा ऐसे एफ, इधर से फोर्स लगा ऐसे एफ। नेट फोर्स कितना है? बोलो, नेट फोर्स कितना है? एफ ऊपर एफ नीचे, जीरो। ठीक है, चल पाएगी ये? रोटेट कर लेगी? हाँ, रोटेट कर लेगी। एक पेन ऐसे रखो यहाँ और ऐसे ऐसे करके फोर्स लगता है, ऐसे नहीं घूम जाएगा? रोटेट कर रही है तो टॉर्क है। यस। कौन से इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ट्रांसलेट नहीं कर रही है, नेट फोर्स जीरो है ना। तो इस पे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग तो जीरो है, लेकिन समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग जीरो नहीं है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है। दूसरी सिचुएशन इसी की, ऐसे लग रहा है फोर्स, ऐसे लग रहा है फोर्स, बताइए रोटेट करेगी ये? कर लेगी? ऐसे रॉड है, ऐसे करके फोर्स लग रहा है उसको, रखी है ऐसे कोई रॉड, ये रखी है ऐसे, और इस पर दोनों साइड से ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो रोटेट कर लेगी ये? नहीं। ट्रांसलेट कर लेगी? यस। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है क्या? देखिए, तो एक बॉडी हाफ रोटेशन में हो सकती है, सॉरी हाफ इक्विलिब्रियम में हो सकती है, हाफ इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती है, और दोनों इक्विलिब्रियम में भी हो सकती है, और दोनों में नहीं भी हो सकती है। तो देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है, कौन सी चीज़ जीरो है, कौन सी चीज़ जीरो नहीं है, उसके हिसाब से कौन सा इक्विलिब्रियम है, कौन सा इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है जी। क्या दरवाजे बना रहे हो? हाँ, कारपेंटर हो? नहीं सुना? हाँ? कान छुट्टी पे दे दे। टॉर्क चार तरीके से जीरो हो सकता है। ये वाला कौन समझाएगा भाई इसको?
क्या कर रहे थे? ये हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट आइए टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन जैसे होती है फोर्स इक्वेशन, ठीक है। फोर्स, एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन क्या होता है? वो F इज इक्वल टू एम ए। ठीक इसी के पैरेलल अगर मुझे रोटेशन के लिए इक्वेशन लिखनी है तो बस सिंबल अलग करने पड़ेंगे, बाकी सेंस सेम रहता होगा। F की जगह पे रोटेशन में क्या होता है? मास की जगह रोटेशन में क्या होता है? और A की जगह क्या होता है? ये है टॉर्क इक्वेशन, ठीक है भाई। तो कहने में तो इतनी आसान है, डेरिवेशन है इसके पीछे पूरा, ठीक है। उसकी आवश्यकता है नहीं अपने को, फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्या होता है, ठीक है। देखिए, कोई भी ऐसे रिजिड बॉडी है सपोज, उसकी कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस तरह से, ये है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई फोर्स लग रहा है, एक पार्टिकल है mi, उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से ri ऐसे है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है वाला, ठीक है जी। फोर्स किसी एंगल पे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, हमको क्या पता कैसे फोर्स है। तो चाहे कुछ भी हो, दो कंपोनेंट तो लेके बैठा होगा, सही। तो टॉर्क अगर मुझे लिखना है इस ith पार्टिकल का, कैसे लिखूंगा बताइए? आर आई क्रॉस एफ, ये है बेस डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। आर आई ऐसा क्रॉस एफ, एफ के जैसे ही आप कंपोनेंट करोगे, जैसे एम जी था उसके आपने दो कंपोनेंट करे, कॉस थीटा एंड साइन थीटा, इसी तरह कोई भी फोर्स हो, दो कंपोनेंट हो पाएंगे उसके। एक कैसा? एक्सिस ऑफ रोटेशन के, सॉरी पोजीशन वेक्टर वाली लाइन के परपेंडिकुलर, और एक होगा उसके अलोंग। तो मैं उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ कि एक तो है नॉर्मल कंपोनेंट और एक है टेंजेंशियल कंपोनेंट, ऐसा लिख सकता हूँ मैं भाई। एम जी के मैंने दो कंपोनेंट करे, एक है एम जी साइन थीटा, ये कैसा कंपोनेंट है? नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक है ये परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। ऐसा किससे टॉर्क जनरेट होता होगा बताइए? एफ एन, एक तो नॉर्मल है और आर आई और क्रॉस एफ, ऐसा हो गया। किससे टॉर्क जनरेट होता होगा? इससे तो जीरो होता होगा। नॉर्मल का मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, इससे टॉर्क आ जाएगा? नहीं, ये तो ऐसे खींचेगा ना। तो जो पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, एक तो वो कंपोनेंट हुआ, और एक वो कंपोनेंट है जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब सर्कल पे चलेगी ना ऐसे, तो टेंजेंशियल हुआ एक, और एक हुआ रेडियस के अलोंग, ठीक है। तो उससे तो टॉर्क नहीं आता, तो इससे तो टॉर्क जीरो, ये बचा बस। तो इसका टॉर्क कैसे लिखा जाएगा भाई? आर आई क्रॉस एफ टी, टेंजेंशियल फोर्स को क्या लिखें? मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आर आई क्रॉस एम आई, और ए टी को क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल टू आर एल्फा। तो आर एल्फा, लेकिन वेक्टर में कैसे लिखते हैं भाई? एल्फा क्रॉस आर, सही है। इनको जब सॉल्व करूंगा दोनों क्रॉस को, तो ये सब कुछ मिला के कितना आ जाएगा? एम आई आर आई स्क्वायर इंटू एल्फा इज टॉर्क ith पार्टिकल का। ऐसे सब पे कुछ कुछ फोर्स लग रहे होंगे, F1 F2 F3 जितने पार्टिकल्स सब पे फोर्स लग रहे होंगे, तो क्या करेंगे? सबका समेशन, सबका समेशन। तो मैं क्या करूं यहाँ पे? फॉर कंप्लीट रिजिड बॉडी, फुल रिजिड बॉडी, क्या करूं भाई? सबका सम कर दूंगे सारे टॉप का, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर एल्फा। अब चाहे कोई भी पार्टिकल हो, सबके लिए ओमेगा और एल्फा सेम रहते हैं क्या? कोई बॉडी का ओमेगा सारे पार्टिकल्स का सेम रहता है, तो इस तरह सबका एल्फा सेम रहता है। एक पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा, दूसरा भी करेगा, ठीक बात है क्या? तो एल्फा तो सबका सेम है, तो क्या इस चीज़ पे समेशन लगेगा बस। तो टोटल जो टॉर्क हुआ, समेशन ऑफ टॉर्क, वो किसके बराबर हो गया? आई एल्फा, इसके बराबर हुआ भाई। सही है क्या? बात समझे? तो ये फॉर्मूला होता है इस तरह से, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी तरह समेशन ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू मास, सॉरी आई इनटू एल्फा, और ये है उसका डेरिवेशन, ठीक है। कुछ खास कहीं काम नहीं आता है, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि हाँ भाई, या थ्योरेटिकल टाइप का कोई प्रॉब्लम आ जाए तब काम आएगा, अदरवाइज टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा इतना याद रखोगे, ठीक है, इतने से काम हो जाएगा।
लेकिन उसमें कुछ खास बातें हैं याद रखने की। टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा में क्या खास बातें याद रखने की? आपने जो आई लिखा है वो किस एक्सिस के अबाउट लिखा है? यहाँ पर जो आपने लिखा है ये किस एक्सिस के अबाउट है? इस वाली एक्सिस के अबाउट है क्या? तो टॉर्क भी इसके अबाउट आया है, उसी एक्सिस के अबाउट आया है। तो जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क लिखना चाहते हो उसी एक्सिस के अबाउट आई लिखना चाहिए। आई भी तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होता है, तो कौन सा वाला आई लिखना है? तो जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखोगे उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे। ना ध्यान देने का, ये अगर ओ के अबाउट है तो ये भी ओ है ना, यहाँ पे लिख भी लो ऐसा। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी टेकन अबाउट सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लेने चाहिए, सही है? किसी भी एक्सिस के अबाउट ले लो बट दोनों सेम के अबाउट होने चाहिए। बट प्रेफरेबली फिर भी कौन सा ठीक रहेगा, किस एक्सिस के अबाउट ठीक रहेगा? कि टॉर्क अबाउट पी पॉइंट लेना है तो आई भी कैसा लेना है? अबाउट पी पॉइंट लेना है। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास तो आई भी क्या? अबाउट सेंटर ऑफ मास लेना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है किस चीज़ के अबाउट लेना चाहिए। ठीक है जी, किस चीज़ के अबाउट लेना चाहिए? टॉर्क हमें लेना चाहिए हमेशा शुड बी टेकन अबाउट any should be taken about a point which is fix, जो चल ना रहा हो उस पॉइंट के अबाउट लेना चाहिए। जैसे एक रॉड है तो कहीं पॉइंट से तो लटकी होगी, तो वो जो लटका हुआ पॉइंट है उससे लेना चाहिए टॉर्क हमेशा, नंबर 1। ठीक है, अगर कोई बॉडी ऐसी हो कि वो कहीं से फिक्स ही नहीं है तो फिर कहाँ से लेना चाहिए? सेंटर ऑफ मास से। तो दूसरा ये है प्रायोरिटी ऑर्डर, कैसे लेना चाहिए? तो टॉर्क शुड बी टेकन अबाउट एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये दो चीज़ें एकदम नींद में भी याद रखनी है कि किसके अबाउट टॉर्क लेना चाहिए। पहली चॉइस क्या है टॉर्क लेने की? एक फिक्स पॉइंट, ठीक है, रॉड पे, डिस्क पे कहीं तो लटका रखी होगी कहीं से, तो उसके अबाउट टॉर्क जो फिक्स पॉइंट है जिससे लटका रखा वो हिल नहीं रहा होगा अपनी जगह से। अगर वो पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिल रहा तो उसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। ठीक है, नॉन एक्सेलरेटिंग पॉइंट है वो, तो उसके अबाउट टॉर्क लेना चाहिए। अगर ऐसा कोई पॉइंट ना मिले तो फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना चाहिए। यह है चॉइस का ऑर्डर। ठीक है जी, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, सब जगह से अल्फा सेम आएगा, सब जगह से अल्फा सेम आएगा। लेकिन आसान करना है अगर मुझे सवाल को, तो जैसे कि ये ओ पॉइंट है, मास m लेंथ l के रॉड है और इसे यहाँ से रिलीज किया गया है, तो मुझको पूछा है कि अल्फा बता दो जस्ट आफ्टर रिलीज, अल्फा जस्ट आफ्टर रिलीज, ऐसा बता दो। ठीक है भाई, बताइए क्या करोगे? टॉर्क लिखोगे वहीं से तो आएगा अल्फा, सही है, टॉ इज इक्वल टू अल्फा होता है। तो टॉर्क लिखने के लिए तो फोर्स लिखने पड़ेंगे, तो क्या यहाँ पे लग रहा होगा एक mg, और क्या यहाँ पे हिंज रिएक्शंस भी लग रहे होंगे बहुत सारे। ठीक है भाई, हिंज रिएक्शन लग रहे होंगे यहाँ पे, तो हिंज रिएक्शन तो उस ओ पॉइंट से पास कर रहे हैं। टॉर्क सॉरी mg सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ प्रायोरिटी कौन सा है जिससे हम टॉर्क लिख सकें? हिंज पॉइंट। तो हम किस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे? अबाउट ओ। तो अगर मैं ओ के अबाउट लिख रहा हूँ तो मुझे आई भी ओ के अबाउट ही चाहिए। तो बताइए ओ के अबाउट किस फोर्स का टॉर्क आएगा?
एम जी का आएगा, कितना आएगा, एम जी L/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L/2। आई कितना लिखते हैं एक रॉड का ओ पॉइंट के अबाउट, ml² बेटेगा तो एल्फा कितना हो जाएगा 3g/2l, ऐसा ये हुआ अल्फा। ठीक है, 3 दिन से इसीलिए रटवा रहा हूँ ये सब। ठीक है, अब भी लिख ले कहीं पे, एक जगह लिख ले सारे, और साथ में याद कर उनको। ठीक है जी, सिर्फ लिखने से काम बनेगा नहीं, अब तो बहुत सवाल कर लिए। ऐसा हो गया। अब तुम कहो कि नहीं मैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखूंगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास। एफबीडी बना के देखना जरा, इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो, एम जी कहाँ एक्ट कर रहा है भाई, इसी पे एक्ट कर रहा है। क्या यहाँ पे ऐसे या ऐसे कहीं पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, तुम्हें पता है वो कितना है? नहीं पता तो कैसे लिखोगे टॉर्क, बोलो। जब पता ही नहीं है तो कैसे लिखोगे? तो क्या काम बढ़ जाएगा इससे? तो यहाँ कितने 2 लाइन में खत्म हो रहा है यहाँ तो मुझे पहले देखभाल के रखना है भाई, किससे लिखूं क्या आसानी से आ जाए। ठीक है, आप कहो मैं तो इस वाले पॉइंट के अबाउट लिखूंगा, आंसर सेम आएगा, लिख लो उसके अबाउट, आंसर सेम आएगा, बट तुम्हें पता तो है ये फोर्स कितने हैं। सही, ओके। कितना टाइम है अपने पास? बोले, यहाँ तक समझो? किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहिए, ऐसा डिसाइड कर रहे हैं हम। फाइन, अरे ठीक है, ये ऐसा नहीं कह रहा मैं कि इन दो के अबाउट ही लिखने से आंसर आएगा। आंसर किसी से भी आ जाएगा, आसान इन दोनों से होगा। उसमें भी पहला कौन है जो रेस्ट पे हो, और दूसरा सेंटर ऑफ मास। ठीक है भाई,